नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। इंडियन पॉलिटी में हम न्यायपालिका पढ़ेंगे आज। उच्चतम न्यायालय हम पढ़ने वाले हैं, न्यायपालिका हम पढ़ने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। पहले वाली क्लासों में हमने संसद पढ़ रहे थे, हम संसद को कंप्लीट किया और इस क्लास में हम उच्चतम न्यायालय को पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलिए, सुप्रीम कोर्ट आज हम पढ़ेंगे। आपके आरएस के प्रीलिम्स के सिलेबस में ये लिखा हुआ है, इस टॉपिक से सवाल बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। क्लियर? इसने प्रिवी काउंसिल व फेडरल कोर्ट की जगह ली। जो पहले अंग्रेजों के समय में प्रिवी काउंसिल चलती थी, उसकी जगह अब क्या है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है। कुल मिलाकर आपको पुराना इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ याद रखो कि हमारे देश में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। हमारे देश में एकीकृत न्यायपालिका है और उसके शीर्ष पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का जूनियर कौन है, सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ कौन है, हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट के अधीनस्थ बाकी सारे छोटे कोर्ट आते हैं जो आपके ज़िले में, आपके तहसील वगैरह में होते हैं। क्लियर? तो ये हमने सुप्रीम कोर्ट की बात शुरू करी। 1935 के अधिनियम, अगर आपसे कहें कि हमारे देश में जो न्यायपालिका की प्रणाली है ये कहाँ से ली गई है, तो आप इसके लिए 1935 का अधिनियम भी कह सकते हैं। क्लियर? जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायपालिका की प्रणाली है, न्यायपालिका का सिस्टम है, ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने 1935 के कोर्ट से लिया, ऐसा भी आप कह सकते हो। संविधान का भाग आपको, न्यायपालिका का जो भाग है ना, वो 5 में मिलेगा। भाग 5 है। अनुच्छेद आपको 124 याद करना है सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा अनुच्छेद याद रखेंगे, अनुच्छेद 124। पढ़ना शुरू करते हैं। 124 में आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है। ठीक है, जब मूल प्रावधान था ना, जब संविधान को, जब हमने सुप्रीम कोर्ट को बनाया, उस समय हमने इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था करी। 1+7 यानी कि 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। वो बढ़ करके आज कितनी हो चुकी है, आज हम कहेंगे 1+33, 133 न्यायाधीशों की व्यवस्था हो चुकी है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीशों के पद माने गए हैं, की व्यवस्था की गई है, तो हम कहेंगे 34 न्यायाधीशों के पदों की व्यवस्था की गई है। एक मुख्य न्यायाधीश है, बाकी 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। क्लियर? वर्तमान में कितने हैं, 34 न्यायाधीश हमारे सुप्रीम कोर्ट में होंगे, इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर? चलिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है, कैसे इनकी नियुक्ति होगी, तो सीधी सी बात है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और आपने अब तक जो चीज़ आपने सुन रखी है, समझ रखी है, कि वो ये है कि राष्ट्रपति कोई भी काम खुद के मन से नहीं करता। राष्ट्रपति सभी काम मंत्री परिषद के कहने पर करेगा। कहने का मतलब यही है कि राष्ट्रपति का सिर्फ हाथ होता है, बंदूक किसकी होती है, कंधा सिर्फ राष्ट्रपति का होता है, बंदूक किसकी रहेगी, मंत्री परिषद की रहेगी। राष्ट्रपति के हाथ से सिर्फ साइन होते हैं। वो साइन करवाने की जो सलाह देते हैं, जो साइन करवाते हैं, यानी जो डिसीजन लेना होता है, वो सब मंत्री परिषद को ही लेना होता है। इसका मतलब यहाँ पे तो राजनीति हो जाएगी। यहाँ पे तो कार्यपालिका अपने हिसाब से किसी को न्यायाधीश नियुक्त करेगी, और ये तो आपकी जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ हो गया, है ना। पर यहाँ थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ थोड़ी मामला अलग है। सीधा सवाल पूछे तो बताना है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, फिर वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट। क्लियर? अब इसके संबंध में 3 बार मामले बने, 3 केस हो चुके हैं, 3 वाद हो चुके हैं। एक वाद है प्रथम न्यायाधीश मामला, या प्रथम न्यायाधीश वाद 1942 में। क्या कहा था उसमें, सुप्रीम कोर्ट में किसको जज बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, इसकी बात कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट खुद कर रहा है। मतलब भाई सीधी सी बात है, संविधान में जब भी कभी हमें कोई विवाद उत्पन्न होगा देश में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन देगा। तो जब घर का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। चलो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पहले में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि परामर्श के दौरान, कोलेजियम लिख लो इसको, दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है।
परामर्श के दौरान कॉलेजियम क्या होता है, 3-4 जजों का समूह होता है ना, जजों का समूह लिख लो इसको आप और समझ में आएगा आपको। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो परामर्श है ना, ये सलाह देगा, कौन देगा, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, ऐसा होता है अमूमन। तो ये जो मुख्य न्यायाधीश की सलाह होगी ना, ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, यानी ये क्या है, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी। यहाँ जो डिसीजन था ना पहला, उसने कहा कि बाध्यकारी नहीं है, इसमें यूँ लिखो, बाध्यकारी नहीं है, ये केवल क्या है, विचारों का आदान प्रदान है, ये सिर्फ एक सलाह है, और सलाह किसी की आप मानो या ना मानो जरूरी नहीं होता। तो यहाँ राष्ट्रपति ये सलाह माने, ये बाध्यता उस पर नहीं, ये बाध्यता नहीं लिखना इसमें, ठीक है। ये पहले केस में हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट के पहले 1982 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बाकायदा राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति को यहाँ पर सलाह कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सलाह देगा, और उस सलाह को राष्ट्रपति माने ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर बात, पहले केस में तो ये एक बात कही गई थी। फिर एक और केस हुआ, ठीक है, ये द्वितीय न्यायाधीश केस हो, उसको छोड़ देना, पहले वाले को, ऊपर जो लिखा हुआ इसको देखो, द्वितीय न्यायाधीश केस, ये 1993 में हुआ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले वाले डिसीजन को पलट दिया। क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, अपने वाले पूर्ववर्ती निर्णय को इन्होंने बदल दिया तथा माना कि परामर्श का अर्थ केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं है, ये बाध्यकारी है। यानी कि 10 साल पहले 1982 में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा था कि जो न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश जजों की नियुक्ति के लिए जो सलाह देता है, वो क्या है, वो बाध्यकारी नहीं है, वो केवल विचारों का आदान प्रदान है। लेकिन 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को मालूम पड़ा कि ये तो गलत हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1993 वाले मामले में, जिसे द्वितीय न्यायाधीशवाद कहते हैं, उसमें ये कहा कि ये केवल विचारों का आदान प्रदान ही नहीं है, ये क्या है, बाध्यकारी है। राष्ट्रपति को ये वाली जो सलाह सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों का समूह जो सलाह देगा, उस सलाह को मानना जरूरी है, ठीक है। और साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जो सलाह होगी ना, ये सीजीआई अकेला नहीं लेगा, ये सलाह सीजीआई के 2 अपने वरिष्ठतम न्यायाधीशों के द्वारा दी जानी चाहिए। यानी कि पहले केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बोला कि सलाह माने नहीं माने राष्ट्रपति की मर्जी, लेकिन यहाँ तो गलत हो जाएगी, राष्ट्रपति खुद तो कुछ करता नहीं, राष्ट्रपति को चलाने वाले कौन है, हमारे प्रधानमंत्री और सारे मंत्री, ठीक है। फिर तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुंडली कौन लगाएगा, कार्यपालिका लगा लेगी, तो सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता से समझौता हो जाएगा। दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बाध्यकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने जिसका नाम सिफारिश करी उसको मानना राष्ट्रपति के लिए जरूरी है, आप उसे ही न्यायाधीश बनाओगे जिसका हम नाम सुप्रीम कोर्ट से भेजते हैं, ठीक है। और ये बात साथ में और कह दी कि सीजीआई जो है ना, वो अकेला सलाह नहीं देगा, उसके साथ में 2 अपने खास वरिष्ठ जो होंगे, जो सीनियरिटी होती है इनकी, ठीक है, तो 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के द्वारा 3 जने मिल करके ये सलाह लेंगे, और उस 3 लोगों के द्वारा 3 मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 उसके बाकी जो उसके बाद में जो क्रमवार आ रहे हैं वो न्यायाधीश, ये 3 लोग मिलकर के सलाह देंगे, उसे आप मानोगे, और राष्ट्रपति को वो मानना बाध्यकारी है। उन जिन व्यक्तियों के नाम वो पास करते हैं उनको जज बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसी दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, वरिष्ठ न्यायाधीश को ही सीजीआई बनाया जाएगा। 2 बातें कही थी दूसरे केस में। दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें कही थी। क्या कहा था, एक तो अगर कोई जज बनाना, आप चाहे हाई कोर्ट का बनाओ चाहे सुप्रीम कोर्ट का बनाओ, कोई जज बनाने जा रहे हो तो जो लिस्ट आपको भेजी गई है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उसके 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के द्वारा, वो माननी पड़ेगी, बाध्यकारी है। और दूसरी बात कही कि सीजीआई कौन बनेगा, भाई बाकी न्यायाधीशों का अगर चयन करना हो, मतलब भाई क्लास का मॉनिटर एक तो नाम भेजता है, अब जो मॉनिटर का ही चयन करता हो, आपको चयन करना हो तो क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले केस में कहा कि यहाँ जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, जो सबसे सीनियर होगा, वही देश का मुख्य न्यायाधीश बनेगा, तो इसमें तो कोई विवाद होना ही नहीं, ठीक है। चलो तीसरा मामला, अभी भी मामला रुका नहीं, तीसरा मामला आया 1998 में, तृतीय न्यायाधीशवाद 1998। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति सीजीआई प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। यानी तीसरे वाद में क्या कर दिया, 2 मेंबर और बढ़ा दिए। मतलब क्या हुआ, पहले सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्लस 2
और न्यायाधीश हुआ करते थे। लेकिन अब क्या कर दिया, अब 4 न्यायाधीश कर दिए, CGI प्लस 4 मतलब 5 जज मिलकर के सलाह करेंगे। ठीक है, यदि उस सलाह से कॉलेजियम के 2 सदस्य असहमत है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस बात को मतलब CGI जो सलाह भेजेगा ना, कम से कम साथ ही 3 लोग मानने जरूरी है। समझ गए? इन 4 में से 3 लोग उस सलाह से उन नामों पर सहमत होने जरूरी है। अगर 2 भी लोग सहमत नहीं है तो राष्ट्रपति फिर वो बात माने ना माने, राष्ट्रपति की मर्जी होगी। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कॉलेजियम शब्द का प्रयोग किया। वहाँ जो काटा हुआ था ना, वो गलती से कॉलेजियम लिखा हुआ था, लेकिन पहली बार वास्तव में कॉलेजियम का प्रयोग है ना, ये इस तीसरे वाले डिसीजन में किया गया था, थोड़ा याद रखिएगा। यदि राष्ट्रपति कॉलेजियम की सलाह को नहीं मानता है तो उसे उसका स्पष्टीकरण देना होगा, क्योंकि अगर मान लो वो 2 की सलाह हुई तो वहाँ अगर नहीं मानता है तो उसका स्पष्टीकरण देना होगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो आपसे यहाँ से सवाल क्या बनाएगा, आपकी समझ पर सवाल बनाएगा। भारत के संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति की स्पष्ट प्रक्रिया है, ये लिख देगा सत्य असत्य कथन में। आपसे आपके पेपर में सवाल क्या बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, ये आपको पूछेगा। आपसे कह देगा कि भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के चयन की एक निश्चित प्रक्रिया है, तो ये गलत कथन है। अगर चयन की निश्चित प्रक्रिया होती तो 3-3 बार केस थोड़ी होते, बार बार चेंज थोड़ी करना पड़ता कि 2 की मानोगे, कभी 4 की मानोगे, कभी इसकी माननी है, कभी नहीं माननी है। इसका मतलब ये हुआ भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे चीज़ें आपको निकालनी पड़ती है, सेंटेंस बना के सवाल बनाएगा। चलिए, कॉलेजियम सिस्टम की प्राय आलोचना की जाती है और माना जाता है कि यह बंद व्यवस्था है, इसमें पारदर्शिता नहीं है। ये तो बात सही है कि भाई, जैसे एक बात बताओ, आपके घर में आप ही सारे डिसीजन कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में किसी को जज बनाना और ये वो सुप्रीम कोर्ट के लोग ही कर रहे हैं, है ना। और ये जो केस 3 वाद आए हैं, है ना, तो इसमें यही लोग तो निर्णय बनाने वाले और यही इनका मतलब यही तो नियम बनाने वाले, यही इनके बारे में तय करने वाले, यही खारिज करने वाले। तो यहाँ तो न्यायपालिका बहुत ज़्यादा स्वतंत्र होगी, निरंकुश भी तो हो सकती है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है, आप खुद अपने जज नहीं बन सकते। जब आप खुद अपने जज बन जाओगे तो फिर न्याय का मतलब ही नहीं हुआ। आपने गलती की, आपने ही आपको अपने आप को सजा दे दी, अपने आप को बरी कर लिया। जब जजों को कैसे बनाएंगे, अब ये काम ही अगर खुद जज करेंगे तो फिर क्या मतलब है, फिर तो आप अपने मन से किसी का भी नाम भेज दो। जब बाध्यकारी देखना है उसको, जब वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति की सहमति का, राष्ट्रपति के सिग्नेचर का ही क्या मतलब हुआ, उसको आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये थोड़े से विवाद उठे, इसको लेकर के कभी कभी आरोप लगते हैं न्यायपालिका पर कि न्यायपालिका में भाई भतीजावाद है। सुझाव दिया जाता है कि इसके आधार पर चयन की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। तो ये जो अपने आप आपस में, एक ऐसी रिपोर्ट आई थी कि न्यायपालिका में अधिकांश जज चाचा भतीजा ऐसे है, मतलब एक दूसरे के वो रिश्तेदार लगे हुए हैं। और ये सच बात है। भारतीय जो अपर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की स्तर की जो न्यायपालिका है, उसमें भाई भतीजावाद की स्पष्ट आप रूप से आपको देखा जा सकता है। मतलब एक पीढ़ियों की तरह ये इसमें जज बनाए जाते हैं। तो वो थोड़ी सी वहाँ पर पारदर्शिता का अभाव है, उसको ठीक करने का प्रयास किया गया था 2015 में, लेकिन न्यायपालिका ने फिर वो अपने जज खुद बन गए तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया। 99वां संविधान संशोधन था, वो खारिज कर दिया, इसलिए आपको भी लिखाया नहीं। इस पर भाई भतीजावाद का आरोप लगता है। कुछ ही जातियों पर सुप्रीम कोर्ट का वर्चस्व, ऐसा आरोप लगता है कि जो अपर कास्ट है वही सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं। SC ST OBC अल्पसंख्यक, इनकी जो है थोड़ी सी, इनका प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, ऐसे आरोप सुप्रीम कोर्ट पर लगते हैं। ठीक है, चलो, आलोचना की जाती है। 99वें संविधान संशोधन, CA का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। 99 संविधान संशोधन, NJSC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो इन जजों की नियुक्ति का जो विवाद चल रहे थे ना, इन सब का समाधान करने के लिए 99वां संविधान संशोधन सरकार लेकर के आई 2015 में, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि बोला तुम ऐसा कोई NJSC नहीं लेकर के आओगे। उसमें जजों की मनमाना जो था ना, ये खुद ही अपने आप को नियुक्त करते थे, अपने में से इन लोगों को नियुक्त करते थे, उस पर रोक लगाने का काम किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी क्या कर दिया, खारिज कर दिया, उसको असंवैधानिक करार दे दिया
किस आधार पर दिया? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन। तो आज की तारीख में ये चीज़ है ही नहीं, तो इसे पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये माइंड में रखिए कि 99वां संविधान संशोधन आया था एक बार, किसके लिए आया था? न्यायिक नियुक्ति आयोग, NJAC लिख लीजिए। 99वां संविधान संशोधन 2015 लिख लीजिए। इसके अलावा कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं। देखो लिखा हुआ ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को शून्य घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विरुद्ध है तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा है और इसके साथ सरकार संसद कोई फेरबदल नहीं कर सकती। ठीक है, चलो। तो ये नियुक्ति वाला मैटर सल्टा। नियुक्ति कैसे होगी? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मतलब CGI को एक बार छोड़ दो आप। CGI देखो, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा? सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे सीनियर है। एक चीज़ आपकी क्लियर हुई। देखो, दो प्रकार के जज होते हैं ना। एक तो होता है CGI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये कौन व्यक्ति बनेगा, कौन जज बनेगा? जो सबसे सीनियर होगा। क्लियर बात? तो नो डाउट इसमें कोई भी विवाद नहीं बचा। पहले होते थे, लेकिन दूसरे न्यायाधीश मामले से ये मामला शांत है। मतलब भारत में सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज सीनियर होगा, सबसे सीनियर होगा, वो मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा। दूसरे कौन से? बाकी जज बचे थे, वो कैसे बनेंगे? तो उसमें CGI प्लस 4 जजों की एक, अब मान लो नया जज बनाना है ना, तो बाहर से किसी को जज बनाना है, तो अंदर जो CGI बैठे हैं और बाकी इसके नीचे 4 जो वरिष्ठ जज होंगे क्रम वाइज, ये चारों मतलब 5 लोगों की कमेटी बन जाएगी, जिसे कहेंगे कोलेजियम। ये लोग मिलकर के सलाह देंगे राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति फिर उसे जज सुप्रीम कोर्ट में बनाएगा। लेकिन ये तो बनाने की प्रक्रिया हुई, लेकिन योग्य कौन कौन होगा तो वो भी आपको याद करनी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं क्या है? किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष का न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, मतलब कौन होगा जो भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के योग्य होगा? तो पहली योग्यता तो आप ये मान लो कि वो किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रह चुका हो, या मतलब या तो ये आप साबित कर दो, या दूसरी ले लो कोई 10 वर्ष तक वकील रहा हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, 10 वर्ष तक वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की नज़र में विख्यात विधिवेत्ता हो। या तीसरी कौन सी योग्यता है? राष्ट्रपति की नज़र में विख्यात विधिवेत्ता हो। ये 3 ही योग्यताएं हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की। पहली कौन सी? 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो, या 10 वर्ष तक वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की नज़र में विख्यात विधिवेत्ता हो। यानी ये वाली जो बात है ना, इस वाली बात तो ऐसा हुई कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कानून का जानकार हो। यानी आप ये कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए न्यूनतम आयु की कोई बात नहीं की गई। अगर सत्य कथन असत्य कथन में लिखें कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की, इवन भारत में हाई कोर्ट में भी ऐसा ही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का ही न्यायाधीश बनने की कोई न्यूनतम आयु नहीं है। इस बात को आप याद रखेंगे। कार्यकाल कितना है? 65 वर्ष की आयु। तो लेकिन ध्यान रखना, संविधान में कार्यकाल का प्रावधान नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। भारत का संविधान योग्यताएं तो बताता है, लेकिन भारत का संविधान आपको सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल नहीं बताता। आप एक कानून बना करके अलग से ही आपको करना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो नियम बनाकर बनाया है कि 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट में कोई जज न्यायाधीश रह सकता है। कितने वर्ष की आयु तक? 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। अब हटाने की प्रक्रियाएं देख लो सर। हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग सुना ना आपने राष्ट्रपति के मामले में, वैसा ही है। राष्ट्रपति के मामले में आपने महाभियोग देखा, वैसा ही यहाँ पर प्रक्रिया हम इसे हटाने की प्रक्रिया में देखेंगे। तो किस आधार पर, क्या कारण बताओगे? सिद्ध कदाचार और असक्षमता। सिद्ध कदाचार मतलब संविधान के आदर्शों के विरुद्ध आपने कोई गलत कदम उठाया है और आप असक्षम हो। ये 2 आधार बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की। कैसे हटाया जाएगा? प्रक्रिया क्या होगी? उस प्रक्रिया को आप महाभियोग प्रक्रिया कहेंगे। प्रस्ताव को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
अगर लोकसभा में पेश कर रहे हो तो आपको 100 सदस्यों के पहले साइन चाहिए, मतलब होते हैं ना, आपको गारंटर वगैरह गवाह के नाम लिखाने पड़ते हैं आप कहीं जाते हो तो वही काम यहाँ हमको करना है। लोकसभा में अगर आप पहले प्रस्ताव रखते हो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तो आपको 100 मेंबर के साइन चाहिए, और अगर राज्यसभा में रख रहे हो तो 50 मेंबर के साइन होने चाहिए। ठीक है, प्रस्ताव को सभापति या लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप जैसे आपको किसी जज से प्रॉब्लम हो, आपको ऐसा लगे कि ये फलां फलां जज ठीक नहीं है, आप उनको हटाना चाहो तो सबसे पहले अगर आप लोकसभा में जाते हो तो आपको 100 गवाहों के साइन चाहिए, मतलब 100 मेंबर का आपके पास सपोर्ट होना चाहिए लोकसभा में, अलग उसमें पेश करते हो तो। अगर राज्यसभा बड़े स्तर से जाते हो तो आपको राज्यसभा के 50 मेंबर के साइन चाहिए। ठीक है, आपने साइन करवा लिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास लोग हो गए। फिर उस प्रस्ताव को आपके जो क्लास मॉनिटर है, यानी कि अगर लोकसभा में जाओगे तो लोकसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा से जाओगे तो राज्यसभा के सभापति, उनकी सहमति जरूरी है। वो स्वीकार कर सकते हैं और चाहे तो अस्वीकार भी कर सकते हैं। अगर आपके प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष ने स्वीकार ही नहीं किया तो भैया वापस आ जाओ, कोई मतलब नहीं, आप फेल हो चुके। ठीक है, चलो, यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो पहले आरोपों की जांच। इतना आसान नहीं जजों को हटाना, भारत में आज तक एक भी जज नहीं हटाया गया, देखो कितना टफ है। पहले तो उस पर क्या हो, आप आरोप ढूंढिए। दूसरी बात, लोकसभा में अगर करना चाहते हो तो 100 लोगों के साइन कराओ, चलो वो भी हो जाते हैं। अध्यक्ष स्वीकार करे कि ना करे ये उसकी मर्जी है, अध्यक्ष स्वीकार करे, पहला हर्डल ये आया। दूसरा हर्डल, अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया तो अध्यक्ष अपने से मन से स्वीकार करके भेज दिया, नहीं, यहाँ पर आरोपों की जांच करवाते हैं। 3 लोगों की समिति बनती है, किसी भी जज को हटाते हैं तो जिस सदन में आप प्रस्ताव लेकर के जा रहे हो वो सदन 3 लोगों की समिति बनाता है। उस समिति में कौन होगा, सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। भाई अगर मान लो सीजेआई को हटा रहे हो तो दूसरा न्यायाधीश हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उसके अलावा कोई वरिष्ठ होगा, या किसी और न्यायाधीश को हटा रहे हो तो वो वहाँ पर बन जाएगा किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और विख्यात विधिवेता, इन 3 लोगों की कमेटी बनाना कंपलसरी है। अब एक बात बताओ, अपने डिपार्टमेंट से कोई किसी को हटाएगा क्या? एक ही परिवार के लोग हैं, कोई हटाएगा किसी को? ऐसा नहीं होता। लेकिन प्रक्रिया है, काफ़ी जटिल है, बहुत कम, ना तो प्रयोग में। हमारे देश में न्यायपालिका को भगवान के बराबर माना जाता है, तो ऐसी कोई हमने ऐसा कभी कोई कदम नहीं उठाया कि हम उनका कोई उनको हटाकर इस पद की गरिमा को कम करें। ऐसे ना ही हमारे ऐसे जज हुए हैं जिन्होंने ऐसी कोई गलती की। एक बार एक मामला उठा था, लेकिन वो उसमें भी बाद में महाभियोग लागू नहीं हुआ, प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। ठीक है, यदि आरोप, अब 3 मेंबरी कमेटी बना ली, यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो प्रस्ताव को पहले सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। क्या मतलब होता है विशेष बहुमत का? पहला तो होता है साधारण बहुमत, ठीक है, प्लस 2/3 उपस्थित का और मतदान करने वालों का, दोनों का। विशेष बहुमत क्या होता है? सदन के कुल सदस्यों का बहुमत प्लस 2/3 बहुमत उस दिन उपस्थित का और उपस्थित के बाद मतदान करने वालों का। काफ़ी जटिल काम है ये, ठीक है, कभी एमपी बनोगे तो समझ आएगा, ऐसे किताबों कॉपियों से समझने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए, ये हुआ, उसको फिर बहुमत से पास किया जाएगा, फिर अगले सदन में भेजा जाएगा, अगला सदन भी उसे विशेष बहुमत से पारित करेगा, और फिर जब पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति को पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति अपने साइन करता है और जज हट जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जजों को नियुक्त भी राष्ट्रपति करता है और फाइनली हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। लेकिन प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, इतनी आसान नहीं है। एक बार एक जज पर आरोप लगे थे, उनको जांच समिति जो बनती है ना, मामला जांच समिति तक पहुंच गया था, वो जांच समिति ने उनको दोषी पाया था, लेकिन फिर जो है फिर आपके संसद में उसकी कार्यवाही शुरू नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम इस पर नहीं करते हैं। तो ऐसे एक बार वी रामास्वामी पर एक बार मामला हुआ, लेकिन आज तक ये ध्यान रखना, भारतीय संवैधानिक इतिहास में अभी तक किसी भी जज को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। एक बार अपवाद स्वरूप एक जज पर मामला बना था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, बीच में ही उसको हमने छोड़ दिया। तो कह सकते हैं कि अभी तक भारत में किसी भी जज पर महाभियोग का, यानी उसको पद से हटाने की प्रक्रिया हमने शुरू ही नहीं की, ना ही किसी को हटाया, ना हमने शुरू की। ठीक है, चलिए, वेतन वगैरह मेरे हिसाब से ना पढ़ो तो ठीक है, फिर भी देख लो, सीजीआई की 2,80,000 होती है महीने की, 2,80,000 सीजीआई की, और बाकी जो न्यायाधीश उनकी 2.5 लाख होती है महीने की।
और पेंशन जिस दिन लास्ट दिन उनकी तनख्वाह होती है उसकी आधी पेंशन मिल जाती है। एक शब्द और आया है कार्यकारी न्यायाधीश। कौन नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन होता है कार्यकारी न्यायाधीश? कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं जो हाईकोर्ट होते हैं ना, हाईकोर्ट से किसी व्यक्ति को डेपुटेशन पे बुला लेना। डेपुटेशन जानते हो ना, कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से किसी कर्मचारी को दूसरी जगह भेज देना, कुछ वैसा ही है। तो सॉरी मैं इसमें दूसरा बोल दिया। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब होता है जब मुख्य न्यायाधीश किसी वजह से, मैं थोड़ा इस पर ध्यान भी दिया, जिस वजह से अगर किसी वजह से मुख्य न्यायाधीश पद पर नहीं है, उसका किसी कारण से पद मान लो बीमार हो गए हैं, कहीं गए हुए हैं, तो उनकी जगह राष्ट्रपति कुछ समय के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर है। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? ये आर्टिकल 127 याद करना है। क्या होता है, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देश के बाकी जो हाई कोर्ट है ना, वहाँ से किसी को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए बुला लेते हैं। कुछ समय के लिए बुलाते हैं, परमानेंट नेचर का नहीं होता, एक मतलब आपको एडोक तरीके से बुला, डेपुटेशन वाली बात आप कह सकते हो, कुछ समय के लिए बुला लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए। तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की इसमें भी क्या होगा, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आपको लेनी पड़ेगी। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेकर हाईकोर्ट के न्यायाधीश को, जो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उसे तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। इसमें उस न्यायाधीश तक सम्मिलित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति लेनी होती। क्लियर? चलिए, ये तदर्थ न्यायाधीश हुआ। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति 128 में होता है। इस बार यूपीएससी में एक यहाँ से कुछ सवाल बना था। यदि सुप्रीम कोर्ट में कार्य का बोझ अधिक है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से सीजेआई सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, मतलब जिसका रिटायरमेंट हो चुका है, को नियुक्त कर वापस बुला लेते हैं। भाई आ जाओ, आपके पास समय है तो काम कर लो, देश में केस बहुत सारे हो चुके हैं तो आप हमारे कुछ काम कम हो जाएगा, ऐसा करके बुला लेते हैं। तो ये ऐसा कर सकते हैं, मना ही नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको वही राष्ट्रपति की पूर्वानुमति और काम करने होंगे। हाँ, ये इसको हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का पदनाम धारण नहीं होगा, क्योंकि रिटायरमेंट हो चुके हैं, काम करने के लिए आ रहे हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कह करके नहीं बुलाएंगे। वेतन भत्ते कितने देने होंगे राष्ट्रपति निर्धारित कर लेगा। क्लियर? अब देखो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार मतलब शक्तियां देख लेते हैं। शक्तियां कह सकते हो आप, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां क्या क्या है, वो हमें देखनी है। आरंभिक अधिकारिता, प्रारंभिक अधिकार, प्रारंभिक शक्तियां इसे आप कह सकते हो। ठीक है, आरंभिक अधिकारिता आप कह सकते हो। आर्टिकल 131 याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता में आप क्या पढ़ोगे, आर्टिकल 131 में आप क्या पढ़ोगे, वे मुकदमे जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है, अर्थात इन मामलों की सुनवाई अन्य न्यायालय में आप नहीं कर सकते। वे मामले जिनमें आप कहोगे कि जिनकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, वो कौन से? केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद हो तो, या दो राज्यों के मध्य विवाद हो तो। समझ गए? आरंभिक अधिकारिता ऐसे कहते हैं, मतलब आरंभ ही सुप्रीम कोर्ट से होगा। ऐसा केस जो हाई कोर्ट में जाने लायक नहीं है, सीधा सीधा कहाँ आएगा, सीधा सीधा कहाँ आएगा, सुप्रीम कोर्ट में आएगा। तो ऐसे जो केसेज होंगे वो आएंगे आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत। केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट अकेला ही सोल्व करेगा, या दो राज्यों के बीच कोई विवाद होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट अकेला सोल्व करेगा। आर्टिकल हमको याद करना है 131। अब थोड़ा अपवाद देख लो इसके। संविधान पूर्व की संधियों व समझौते से संबंधित विवाद। ठीक है, किसी संधि या समझौते में पहले से ही यह प्रावधान हो कि सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं कर सकता, मान लो ऐसा कोई संधि हो, ऐसा कोई समझौता हो, वो विवाद। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद होंगे ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। वित्त आयोग को दिए गए मामले, वो भी यहाँ पर नहीं आएंगे। केंद्र और राज्यों के मध्य जो वाणिज्यिक विवाद होंगे वो, ये क्षतिपूर्ति संबंधी विवाद, ये कुछ विवाद, इनको आप छोड़ देना, इनमें कुछ खास नहीं है। आप तो वो एक जो ऊपर लिखा गया है ना, वही याद करना कि भाई ये दो है सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक क्षेत्राधिकार माने जाएंगे। रिट अधिकारिता, या आपके मूल अधिकारों वाले, वो हमने जो पहले पढ़ चुके हैं ना, वो वाले। क्यों नहीं लिखा यहाँ पर? मूल अधिकारों वाले मामले जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, वो सभी रिट जो पावर थे
वो सुप्रीम कोर्ट में रिट अधिकारिता में आएंगे। मतलब कि एक तो प्रकार हो गया आरंभिक अधिकारिता मामला, जिसमें ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट आएंगे। दूसरी शक्ति कौन सी है? मूल अधिकारों के संबंध में, जिसे हम रिट अधिकारिता कहते हैं। वो आपको वापस एक बार मूल अधिकारों में जाकर पढ़ लेना है। उसके 5 प्रकार। अपीलीय अधिकारिता, अपीलीय पावर, मतलब आप अपील के तहत सुप्रीम कोर्ट जाओगे। हाई कोर्ट व अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। आपने मान लो आप पे कोई केस है, आप पे कोई आरोप लगे हुए हैं, आप पहले तो आपके लोअर कोर्ट में थे, फिर आप हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के बाद अपील में आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो अपीलीय पावर जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। अपील के तहत भी सुप्रीम कोर्ट जाया। ये वो तरीके हैं सुप्रीम कोर्ट कैसे जाया जाता है। 2 राज्यों के बीच विवाद हो, एक केंद्र और बाकी राज्य हो, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आपका कोई मूल अधिकार हनन हुआ है, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आप अपील के थ्रू भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कब? जब आपका मामला स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हो। ठीक है, चलो। अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामले। क्या होगा? यदि हाईकोर्ट निर्णय देता है कि साथ ही वह इस बात का प्रमाण पत्र देता है कि उस केस में विधि का सारवान प्रश्न नहीं, तो मान लो आपका सुप्रीम कोर्ट, आपका हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, और उस केस में ऐसी बात उभर कर के सामने आ गई कि कोई बड़ा विशेष यहाँ पर विधि का सारवान प्रश्न निहित है, कोई कानून के संबंध में कोई ऐसी बात है, ठीक है, कोई कानून का प्रश्न यहाँ पर सामने आ रहा है, तो इसे सुप्रीम कोर्ट भेजें तभी इसका समाधान हो सकता है। तो ऐसे मामले भी फिर कहाँ जाएंगे? फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ऐसे मामले। और फिर उन मामलों में हाई कोर्ट उन पर क्या होगा? उनको प्रमाणित करेगा कि भाई इस मामले में कोई विशेष बात है। जैसे होता है ना, जो ऑपरेशन छोटे डॉक्टर से नहीं संभलता, वो अपने जो बड़े सर्जन होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको भेज देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला यहाँ पर है। अगर किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न निहित हो तो हाई कोर्ट उसको प्रमाणित करके कहाँ भेजता है? सुप्रीम कोर्ट भेज देता है। ऐसे मामले संवैधानिक मामले कहलाएंगे। 132 वाले आर्टिकल में इनको जगह मिली है। यानी ऐसा कोई मामला हो जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जानी हो, ठीक है, तो उसे यहाँ पर हम कहेंगे। और ये जो मामले इस तरह से जाएंगे वो संवैधानिक पीठ में बैठेंगे। संवैधानिक पीठ का मतलब क्या होता है? कम से कम 5 जज बैठेंगे, कम से कम 5 जज। 5 जजों की एक बेंच बनेगी, पीठ बनेगी, उसमें वो बैठेंगे, तब हम कहेंगे कि वो संवैधानिक पीठ बनेगी। ठीक है, तो ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है। संवैधानिक पीठ में मिनिमम 5 न्यायाधीश हो सकते हैं। यहाँ से सवाल बन सकता है, संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 5 न्यायाधीश हो सकते हैं। और संवैधानिक मामलों के लिए हम संवैधानिक पीठ ही काम करेगी। दीवानी मामले जो मारपीट से संबंधित नहीं हो, वो दीवानी मामले। अनुच्छेद 133 में यदि हाईकोर्ट अपना निर्णय देने के साथ ये प्रमाण पत्र देता है कि इस केस में लोक महत्व का विधि का सारवान प्रश्न निहित है तथा उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वही बात वापस संवैधानिक मामलों के संबंध जैसी बात यहाँ है। आपका कोई ज़मीन का मामला चल रहा था और हाई कोर्ट में मामला पहुँच गया, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि भाई इसके अंदर कोई ऐसा प्रश्न है जो विधि का सारवान प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट बात आ रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में जानी चाहिए, तो उसको हाई कोर्ट प्रमाण पत्र देता है और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। ठीक है, चलिए। आपराधिक मामले नहीं करने आर्टिकल आपको याद, सिर्फ नाम याद रखो, आपराधिक मामले। यदि हाईकोर्ट अपना निर्णय देने के साथ अपील करने का प्रमाण पत्र देता है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, लेकिन कुछ मामलों में बिना प्रमाण पत्र के भी अपील हो सकती है। मतलब देखो, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपकी ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी काम आ रही है, ठीक है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट वहाँ ऐसे नहीं बैठे हैं आपके लिए कि आप जाओ और वहाँ कुछ भी केस लगा दो, ऐसा नहीं होता। हाई कोर्ट आपको भेजेगा तभी आप जा पाओगे, ऐसे आप नहीं जा पाओगे। तो आपराधिक मामलों में भी क्या होता है, हाई कोर्ट की यहाँ पर प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। लेकिन कहते हैं कुछ केसों में बिना प्रमाण पत्र के भी अपील की जा सकती है। क्या है? यदि अधीनस्थ न्यायालय ने किसी को बरी कर दिया हो लेकिन हाई कोर्ट ने उसे 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा दे दी, तो वो बंदा फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही। जैसे मान लो आपको किसी केस में जो अधीनस्थ कोर्ट है, जिला न्यायालय वगैरह है, आपके सेशन कोर्ट है, इन्होंने आपको बरी कर दिया, लेकिन आपके सामने वाली पार्टी ने अपील कर दी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने वापस आपको 10 साल या उससे अधिक की सजा सुना दी, तो आपके साथ तो बड़ा धोखा हो गया ना। एक बार तो फ्री हो गए थे, छूट गए थे, अगले ही पल आपको 10 साल प्लस
सजा दे दी तो सीधी सी बात है फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, यदि हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों से किसी केस को मंगवाकर सुनवाई करता है तथा उसमें 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा देता है तब भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मतलब आपके ऐसे केस जिसको हाई कोर्ट ने आपको 10 वर्ष की सजा दे दी, या तो आपको अधीनस्थ कोर्ट ने बरी किया था या फिर आपको हाई कोर्ट ने उस केस को मंगा के खुद ही एक्स्ट्रा एक्टिव होकर के उस केस में काम किया और आपको 10 साल की सजा दे दी, तो आप निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट बिना हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र जा सकते हो। हाई कोर्ट मना करे तो करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए 136 में ये ध्यान, इसको एसएलपी बोलते हैं, अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाज़त, विशेष अनुमति याचिका। ये जो रोज़ रोज़ केस होते हैं ना, देखो कभी भी कोई भी मामला हो गया सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं लोग, पहुंचते हैं ना। कई हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कई बार टिप्पणियां करता है, 2 दिन पहले कुछ मामला हुआ इतने जल्दी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो ये तरीका है एसएलपी, और ये बहुत ज़्यादा होने लगे आजकल। सुप्रीम कोर्ट इनसे बहुत परेशान रहता है, एसएलपी से सुप्रीम कोर्ट बहुत परेशान रहता है। कोई भी मुँह उठा के आ जाता है, कुछ भी छोटा मोटा मामला हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। वहाँ तो देखो बात थी, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ तो हाई कोर्ट मना कर देते थे, अपील के जरिए जाना पड़ता था, लंबी एक तरह से जो है आपको यात्रा करनी पड़ती थी छोटे कोर्टों से। लेकिन एसएलपी एक ऐसा माध्यम है जो आपको कहीं पर भी नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट ले जाता है एसएलपी के माध्यम से। अब इसको सुप्रीम कोर्ट कहीं एक बार स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन एक बार 10-15 मिनट तो ख़राब करता ही करता है एसएलपी के तहत सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो विशेष अनुमति याचिका होती है, सीधा पूछ लेगा स्पेशल लीव पेटिशन एसएलपी का से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 136, अच्छे से याद करके रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने विवेकानुसार भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए इजाज़त दे सकता है। कोई भी कोर्ट, अगर आप मान लो हाई कोर्ट से आपकी बात नहीं बनी तो फिर आप उधर जा सकते हो, सीधे भी जा सकते हो। ठीक है, सभी प्रकार के न्यायालयों व अधिकरणों के बाद, सभी प्रकार के बाद कोई भी मामला हो आप एसएलपी के थ्रू यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ हुई, आप एसएलपी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट के आपको प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती। अनुच्छेद 136 के तहत आपको हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती। सवाल दे देगा अनुच्छेद 136 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये अनुच्छेद विशेष अनुमति याचिका से संबंधित है, और विशेष अनुमति याचिका के लिए हाईकोर्ट के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। दूसरा वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा याद रखिएगा इस तरह से। अभिलेख न्यायालय की अवमानना, अभिलेख न्यायालय या न्यायालय की अवमानना, अभिलेख न्यायालय या न्यायालय की अवमानना याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों की उच्च न्यायालय समीक्षा व आलोचना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों की अन्य न्यायालय समीक्षा व आलोचना नहीं कर सकते, बल्कि उसका अनुसरण। भाई जब बड़े बॉस ने कुछ कह दिया, सीधी सी बात है, सिंपल दिमाग लगाओ, जब बड़े अपने सीनियर ने कुछ कह दिया तो छोटे बाकी कर्मचारियों को तो मानना ही पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है उसको हाई कोर्ट और छोटे कोर्ट जो भी हैं उन सबको मानना ही पड़ेगा। क्लियर। यदि कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करता है तो उसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। आप भी करते हो तो आपको ही माना जाएगा, मैं भी करता हूँ मुझे भी अवमानना का दोषी होगा, कोई दूसरा करता है तो भी। सुप्रीम कोर्ट की बातों को मानना जरूरी है, वो कानून की तरह आप पर लागू हो जाती है, और अगर आप नहीं मानते हो तो अवमानना के दोषी हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 6 माह की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना या दोनों दे सकता है। मतलब, और ये जो पावर है ना, इसको बोलते हैं अभिलेख पावर, अभिलेखीय शक्ति। तो सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय भी है और न्यायालय की अवमानना भी। अभिलेखीय न्यायालय मतलब इसके खुद के डिसीजन है ना, वो अभिलेख की तरह रखे जाएंगे। मतलब इन्होंने जो जजमेंट दिया है, आप देखते हो ना वकीलों के पीछे जो बड़ी बड़ी किताबें होती है, वो सब सुप्रीम कोर्ट के केस होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सभी जो केस है ना वो अभिलेख की तरह सुरक्षित रखे जाएंगे। क्लियर। सुप्रीम कोर्ट के सभी केस क्या है, वो अभिलेख की तरह सुरक्षित रखे जाएंगे। तो सभी वकीलों के पीछे आपको बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, उनमें लैंडमार्क जजमेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो वो अभिलेख न्यायालय की तरह माना जाएगा। अवमानना होगी तब भी आपको सजा मिल जाएगी। परामर्श अधिकारिता, इसका याद करेगा 143, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट की परामर्श अधिकारिता या परामर्शदात्री शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 143 के तहत। राष्ट्रपति किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है,
लोक महत्व या विधि से संबंधित। अभी जो बाबरी मस्जिद वाला मैटर था ना, राम मंदिर बाबरी मस्जिद, ये 143 के तहत ही राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट भेजा था। तो राष्ट्रपति किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है। संविधान पूर्व के संधि, समझौते या करार से संबंधित सलाह मांगी जाती है तो न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है। देखो कब कब बाध्य है, कब कब नहीं है। संविधान पूर्व की कोई संधि है, कोई समझौता हो रखा है या कोई करार है, उससे संबंधित कोई सलाह मांगी जाती है तो न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है, न्यायालय को सलाह देनी पड़ेगी। अन्य मामलों में न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्शदात्री निर्णय में या परामर्शदात्री वाद में क्या सुप्रीम कोर्ट निर्णय देने या सलाह देने के लिए बाध्य हैं? साधारण तौर पर आप कहोगे नहीं, नॉर्मली आपसे पूछे तो नहीं, और थोड़ा अंदर जाके डीप जाके पूछे तो हाँ, कुछ मामले ऐसे हैं जो संविधान से पूर्व कोई संधि हो रखी है, उसके तहत अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के पास भेजते हैं राष्ट्रपति, तब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बाध्य हो जाएगा। ये थोड़ा सा इस लाइन को आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं है इन जनरल कहें तो, और ना राष्ट्रपति, दोनों ही बाध्य नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। एक छोटा सा मामला है कि वह संधि जो संविधान पूर्व कोई संधि समझौता है तो उस मामले में तो बाध्य है, बाकी किसी में बाध्य नहीं है। तो बात समझ में आई? ना तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जो उनका परामर्श है सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य। क्लियर? दोनों ही बाध्य नहीं है साधारण मामले में। न्यायिक पुनरावलोकन की अधिकारिता। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होगा? अपने ही डिसीजन को वापस चेक करना, न्यायिक पुनरावलोकन, और जो हमारी संसद कानून बनाती है इनको चेक करना, ठीक है। पढ़िए क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट विधायिका के द्वारा पारित किए गए विधेयकों, कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदेशों की समीक्षा कर सकता है और यदि ये संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो तो उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। इसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। पुनरावलोकन का हिंदी में मतलब एक बार दोबारा देखना। तो जब अगर मान लो हमारी संसद ने पास कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट भी उसे दोबारा देख सकता है कि आपने ठीक ठाक बनाया कि नहीं बनाया। अगर आपने उसको बनाने में जो हमारा संविधान है इसके सिद्धांतों के विरुद्ध आप चले गए हो, इसके विरुद्ध चले गए हो, तब उसको शून्य घोषित कर सकता है, मतलब खारिज कर सकता है। जैसे 99वां संविधान संशोधन, न्यायिक नियुक्ति आयोग वाला संविधान संशोधन था, उसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्यों कर दिया? वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। संविधान के प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं और यहाँ पर जो न्यायिक नियुक्ति आयोग था वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बाधित कर रहा था, तो उसे शून्य घोषित कर दिया। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के दोनों के किसी भी कानून को जो है शून्य घोषित कर सकती है यदि वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं। देखो, यद्यपि संविधान में कहीं पर भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद अप्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति देते हैं। जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का संविधान में कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन हम मानते हैं कि ये जो पावर है ना, इसे न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा भी आप कह सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ पावर हुए। सुप्रीम कोर्ट अन्य न्यायालयों के लिए नियम बना सकता है और अन्य न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे 141 याद रखो। सुप्रीम कोर्ट बाकी के जो न्यायालय है ना, हाई कोर्ट है, दूसरे हैं, उन सब के लिए जो है नियम बना सकता है। वो किसके तहत बनाएगा? 141 के तहत बनाएगा और आपको वो मानने पड़ेंगे। क्लियर बात समझ में आई आपको? चलिए, ये हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में चीज़ों को पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के डिसीजन को पलट भी सकता है, बहुत बार पढ़ा आपने। जैसे मान लो भाई होता है ना, बड़े लोगों से भी गलतियां हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट है, आज की स्थितियां अलग है, 20 साल बाद स्थितियां अलग होगी। अभी हमारे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब हैं, उन्होंने निजता को मौलिक अधिकार बनाया है। पिछले समय आपने देखा अखबार में, आधार वाले केस में जब वो सुनवाई कर रहे थे तो उन्होंने निजता को, प्राइवेसी को मौलिक अधिकार बनाया है। लेकिन इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने निजता को उस समय मौलिक अधिकार नहीं माना था। तो पिताजी ने तो कुछ कहा और बेटा कुछ और कह रहा है, लेकिन अब टाइम गैप आ चुका है। तो हर चीज़ देश काल परिस्थिति पर निर्भर करती है। 50 साल बाद
50 साल पहले हमारे यहाँ पर फेसबुक नहीं था, व्हाट्सअप नहीं था, ठीक है, इंस्टाग्राम नहीं था, तो हमारी प्राइवेसी को इतना कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन आज की तारीख में हमारी सारी प्राइवेसी एक फ़ोन के अंदर बंद होती है। तो आज प्राइवेसी, आज हमारी निजता, हमारे हम किससे बात करते हैं, हमारे फ़ोन में किसकी फ़ोटोज़ है, हमारे फ़ोन में किसके फ़ोन नंबर सेव है, हम कहाँ गए, किस दुकान से क्या लिया, हमने फ़ोनपे पे किस किस को पैसे भेजे, किससे पैसे लिए, है ना, हमने ओएलएक्स पे क्या ख़रीदा, हमने स्विगी पर क्या ऑर्डर किया, ये सब हमारी निजताएँ हैं, ये हमारी प्राइवेसी है। आज के 50-60 साल पहले ये बात बेमानी थी, क्योंकि इतना था नहीं, लेकिन आज प्राइवेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के डिसीजन से भी पलट सकता है। जैसे प्रस्तावना के समय हमने देखा था, बेरूबाड़ी केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती में क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो सुप्रीम कोर्ट कहने का मतलब ये हुआ अपने खुद के केस को भी परिवर्तित अगले आने वाले समय में कर सकता है। उसे लगे कि पिछले कुछ सालों में हमने ये निर्णय गलत दिया, हम इसको आने वाले समय में ठीक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये 129 याद रखिएगा, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय याद रखेंगे, यानी ये अवमानना की शक्ति और अभिलेख की शक्ति है, किसके तहत, 129 के तहत याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 143 परामर्श, राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है, उसको याद रखेंगे। सारे नहीं याद करने, जो बता रहा हूं वो याद करने। फिर आया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हम इतना ही देखेंगे, फिर हम आगे हाई कोर्ट वगैरह उनके बारे में बात करें। क्लियर, तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर आज क्लियर हो गया। अगली क्लास में हम या तो हाई कोर्ट कर लेंगे या फिर दूसरे टॉपिक देखेंगे। हाई कोर्ट ही कर लेंगे, न्यायपालिका एक साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो पहले न्यायाधीश कौन हुए, क्या हुए, वो थोड़े से आप है ना गूगल करके या फिर कहीं दूसरे आपको फैक्चुअल चीज़ें मिले ना, मेरा काम या कंसेप्ट क्लियर कराना है ना। जो अगर फैक्चुअल नॉलेज अभी मान लो वर्तमान में कौन, अभी हाल ही में 3-4 जज आप इन्होंने बनाए हैं, तो वो थोड़ा करंट अफेयर के साथ आप अपडेट स्वयं रहिए। करंट अफेयर पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको नए जज कौन बने हैं, लेटेस्ट कौन बना है, अभी वर्तमान में CJI कौन है, NV रमन्ना साहब है, वैसे लिख लो NV रमन्ना सर है, अभी जस्टिस NV रमन्ना, ये भी CJI है, CJI है अभी। तो थोड़ा आप इन चीज़ों को करंट अफेयर से अपडेट कर लेना। ठीक है, हाई कोर्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में। सभी को ऑल द बेस्ट, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।